हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भारत और आज मेरे पास है हाइनेस CB350 ब्लू कलर में, जो कि मैंने करीब 2 महीना पहले ली थी और इसको मैं अभी तक करीब 3,500 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ कि ये बाइक मेरे को कैसी लगी और किस पर्पज़ में ये अच्छी है, किस पर्पज़ में ये बुरी है, क्या इसमें कमियाँ हैं, क्या इसकी अच्छी बातें हैं। तो ये सब मैं इसमें बताने वाला हूँ। और इससे पहले जो मैंने बाइक चलाई है लंबे टाइम, वो छोटी बाइक्स थी, 100 सीसी, 125 सीसी या 150 सीसी वाली। बड़ी बाइक्स पे मैंने जितना इसको चलाया है लगभग उतना ही मैंने क्लासिक बुलेट को चलाया है। क्लासिक को चलाया, बुलेट को इतना नहीं चलाया, क्लासिक 350। तो ये उसकी सबसे नियर राइवल बाइक है और उसके साथ भी हम इसकी कुछ कंपैरिजन करेंगे और इस बाइक में जो डिज़ाइन की कमी है या जो अच्छी बातें हैं वो भी हम बताएंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी से। तो इस बाइक की जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे इस तरीके की बाइक में सबसे अच्छी लगी, या फिर कहिए कि सभी तरीके की बाइक में। अगर हम रेसिंग वाली बाइक्स पे जाएं तो उनकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं। और अगर हम क्लासिक बाइक्स की बात करें जैसे कि ये है, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी मेरे को सबसे अच्छी लगी है। इसमें मेटल का अच्छे से यूज़ हुआ है, हर जगह पे मेटल है। अगर आप देखिए सब मेटल, यहाँ पे भी ये मेटल का यूज़ हुआ है। ठीक है, ये मेटल है और काफ़ी अच्छे लुक से उसको बनाया गया है। दूसरी इस बाइक की जो सबसे ख़ास बात है वो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या हम कह लें कि इसकी स्टेबिलिटी। जब आप इस बाइक को चलाते हो तो ये बाइक आपको एक सिंगल पीस फील होती है कि आप एक बाइक चला रहे हो। पूरी बाइक एक सिंगल पीस फील होती है। ऐसा चलाते हुए ऐसा कभी भी फील नहीं होता है कि बाइक पीछे से अलग जा रही है और आगे से अलग जा रही है। तो पूरी की पूरी बाइक आपको रिजिड फील होती है, सॉलिड फील होती है जब भी आप इसको चलाओगे। तो अगर बात करें इसकी हाई स्पीड की, ये जनरली 120 तक आराम से जाती है। अगर उससे ऊपर भी आप इसको लेके जाना चाहते हैं तो 125 130 चले जाएगी। डिपेंड करता है आप आगे झुक के बैठ रहे हैं या फिर विंड डायरेक्शन कैसी है उस चीज़ पे। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि 100 से ऊपर इस बाइक को चलाने पे आपको थोड़ी दिक्कत होगी। पहली दिक्कत ये होगी कि इसमें आगे कुछ विंड प्रोटेक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई विंड प्रोटेक्शन नहीं है। तो अगर आप लगवा भी लेते हैं विंडशील्ड, उसके बाद भी जो आपका एयर थ्रो है वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आएगा, तो उसमें वो मज़ा नहीं आता चलाने में। आपको आगे झुक के बैठना होगा और वो इस बाइक की खास बात नहीं है कि आप इस पे आगे झुक के बैठो। तो इस बाइक की जो सही स्पीड है क्रूजिंग, वो मैं सजेस्ट करूँगा 80 से लेके 100 किलोमीटर पर आवर तक है, और जो कि सेफ भी है। क्योंकि अगर आप इससे तेज़ बाइक चलाते हो इंडियंस रोड पे तो मेरे हिसाब से सेफ नहीं है, बाकी आप लोग समझदार हो। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें, जब हमने स्पीड की बात करी है तो ब्रेकिंग पावर की भी बात करनी होगी। तो इसमें आपको दोनों साइड डिस्क मिलते हैं, आगे भी और पीछे भी, और इसके ब्रेक जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त ब्रेक हैं। रीज़न है दो। इसका ABS, जो कि मुझे क्लासिक से, रॉयल एनफील्ड की बाइक से काफ़ी अच्छा लगा है। और दूसरी इसकी ब्रेकिंग बाइट, जो इसकी ब्रेकिंग बाइट है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। जैसे ही आप ब्रेक को पुल करते हो, जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं लगभग अराउंड 80 to 90 क्रूज़ कर रहा था और सामने की तरफ से एक ट्रैक्टर रोड पे आ गया था, ऑफ रोड से सीधा मेन रोड पर आ गया था, तो मैंने 3 फिंगर ब्रेकिंग का यूज़ किया था और मेरी बाइक 80 से बड़ी इजीली कंट्रोल होके 20 पर आ गई थी। मतलब बाइक एकदम से आप अंडर कंट्रोल स्पीड में आ जाती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको एकदम से बहक जाओगे, आपको डर जाओगे। पैनिक होने की कंडीशन ये बाइक आपको नहीं देती है। इससे पहले कि आप पैनिक होगे, बाइक रुक जाएगी या अंडर कंट्रोल स्पीड में होगी। तो इस बाइक की ये खास बात मेरे को लगी। और एक इसमें जो मॉडर्न फीचर है वो है इसका ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल बेसिकली क्या करता है कि आपके जो दोनों पहिए हैं उनकी रोटेशनल स्पीड को कैलकुलेट करके स्किड होने से बचाता है। यानी कि अगर पिछला जो पहिया है वो ज़्यादा रोटेशन ले रहा है कंपेयर टू फ्रंट व्हील, तो आपकी बाइक स्किड हो सकती है। तो उस चीज़ से आपको ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो बचाता है। आपके पहिए, पिछले पहिए को ज़रूरत से ज़्यादा रोल नहीं होने देता। अगर आप किसी गीले सरफेस पे हो या ऐसे सरफेस पे हो जहाँ पे फ्रिक्शन कम है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका पहिया रोल होते रहता है, बाइक आगे नहीं बढ़ती और स्किड हो सकती है। तो ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल है आपको उससे बचाता है। ये चीज़ मेरे को इस बाइक में सबसे खास लगी, और ये इस रेंज की किसी और बाइक में नहीं आता है जो इस तरीके की बाइक्स हैं। और ये मैं इतने दावे से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने इस बाइक को दिल्ली से लेके नैनीताल तक ड्राइव किया है कंटिन्यूअस रेंज में। लगभग 7 घंटे मैंने इसको राइड किया है और मेरी जो क्रूजिंग स्पीड थी हाईवेज पर अबव 80 रही है।
हालांकि 100 से ऊपर मैं कभी नहीं गया, लेकिन अबव 80 रही है। पूरी बारिश थी, जितनी तेज बारिश हम जनरली देखते हैं ना, काफ़ी तेज बारिश थी। रोड पे पानी की लेयर थी, बहुत जगह पानी भरा हुआ भी था, लेकिन मुझे पूरे रास्ते कहीं भी फील नहीं हुआ कि मेरी बाइक स्किड कर जाएगी, क्योंकि बाइक पे इतना अच्छा कॉन्फिडेंस था। बाइक फील हो रही थी कि ये रोड को ग्रिप बना के चल रही है। सबसे मेन चीज़ वही होती है कि बाइक आपको कॉन्फिडेंस दे कि ये बाइक स्किड नहीं होने वाली है। रास्ते में काफ़ी जगह मैंने छोटे मोटे कट्स भी निकाले, ओवरटेक भी किया, लेकिन पूरे रास्ते मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। और उस ट्रिप की मैंने एक क्लिप भी डाली हुई है अपने यूट्यूब पे, और बाकी अभी अब मैं उसका लिंक डाल देता हूँ, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसमें मैं बाइक चला रहा हूँ और मेरे को कभी कहीं पूरे रास्ते कोई दिक्कत नहीं हुई। और यही एक बाइक की मेन चीज़ मेरे हिसाब से होनी चाहिए कि जिसमें बाइक आपको कॉन्फिडेंस दे, और ये बाइक कॉन्फिडेंस देती है। अब जब हम पावर की बात कर रहे हैं, इतनी स्पीड की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इंजन गर्म भी हो जाएगा जब हम इतनी तेज स्पीड में चलाएंगे। लेकिन अगर आप इस बाइक को ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस दिखाई देगा। कुछ मैंने जब बाइक लेने गया था, कुछ लोगों ने बोला भी था कि बाइक बड़ी खाली खाली लगती है, यहाँ पर इस साइड बहुत स्पेस है, यहाँ पर बहुत स्पेस है, ये स्पेस है। बाइक पैक नहीं लगती, कॉम्पैक्ट नहीं लगती। लेकिन इसका एक फ़ायदा है, जो एयर कूल्ड इंजन होते हैं, अगर आपने उनके सिलेंडर्स देखे हों तो उनके सिलेंडर्स पे फिन्स होते हैं, हीट सिंक्स होती हैं। और इसकी जो हीट सिंक्स, बाइक की जो हीट सिंक्स होती हैं, एयर कूल्ड इंजन ठंडे होते हैं इन हीट सिंक्स, इन फिन्स के बीच में हवा पास होने से। तो अगर बाइक यहाँ से बहुत ज़्यादा पैक होगी तो वो हवा इसके चारों तरफ पास नहीं होगी, इंजन ठंडा नहीं होगा। लेकिन ये बाइक अपने इस स्पेस की वजह से इतनी अच्छी इंजन कूलिंग देती है। 350 सीसी का इंजन एयर कूल्ड है, और इतनी अच्छी कूलिंग देती है कि आपको ट्रैफिक में भी यहाँ पर कोई खास हीट फील नहीं होगी। आप बाइक को 80 की स्पीड पे चला रहे हो, 100 की स्पीड पे चला रहे हो, बाइक का इंजन बहुत ही मॉडरेट टेम्परेचर पे रहता है। ऐसा नहीं है कि ओवर हीट होता है, आपको पैरों पे बहुत ज़्यादा हीट फील हो रही है, आप लो ट्रैफिक में चला रहे हो, तो ऐसा कोई ऐसा सीन नहीं है। थोड़ी बहुत ही हीट आना लाजमी है, लेकिन जिस हिसाब से ये इंजन है उस हिसाब से हीट अप नहीं होता है, जस्ट बिकॉज इसके चारों तरफ का जो स्पेस है उसको मेंटेन किया गया है अच्छे से। अब जब आप बाइक को स्पीड में चलाओगे और बाइक इतनी अच्छी चल रही है तो बाइक आपको आराम भी देगी, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस बाइक की सिटिंग पोस्चर के बारे में। तो मैं अगर इस पर बैठता हूँ, मेरी हाइट है 6 फीट 3 इंच, 3-4 इंच के आसपास। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पैर बड़े आराम से आ चुके हैं इस पर। किसी भी 5 फुट 10-11 इंच से ऊपर का जो भी व्यक्ति होगा उसके पैर इसी तरीके से आराम से इस पर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं अपना पैर ऊपर रखता हूँ यहाँ पे, तो अब मेरा जो राइडिंग ट्रायंगल है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी अपराइट है। ना तो मुझे आगे ज़्यादा झुकना पड़ रहा है, ना मुझे पीछे होना पड़ रहा है। इसके जो हैंडल की विड्थ है वो भी काफ़ी सही है, ना मेरे को ऐसे पकड़नी पड़ रही है, ना बाइक के हाथ ऊपर जा रहे हैं, ना बहुत नीचे जा रहे हैं। एक बहुत ही प्रिसाइजली रिसर्च करके डिज़ाइन करके बनाए हुए हैंडल्स हैं, जिसमें आपको बहुत कंफर्ट मिलती है जब आप इस बाइक को चलाते हो। सीटिंग पोस्चर जो है, आपकी बम्प जो है बहुत अच्छे से इस पर सेट हो जाती है। अगर आपके साथ पिलियन है तो पिलियन के लिए भी काफ़ी स्पेस है, पीछे ग्रैब रेल है, लेकिन पिलियन की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इस पे बैठते हो काफ़ी अच्छे से और काफ़ी कंफर्टेबल फील आपको मिलती है। दोनों हाथ आपके बिल्कुल एक सही रेंज पे आके टिक जाते हैं। तो इस पोजीशन में जब आप लंबे टाइम भी बाइक पर बैठते हो तो आपको मतलब इतना अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। हालांकि राइडिंग पोस्चर जो होते हैं सबके पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसी की बॉडी शेप कैसी है। कुछ लोगों की टांगें छोटी होती हैं, धड़ लंबा होता है, जैसे मेरी टांगें लंबी हैं, धड़ इतना लंबा नहीं है। इनके हाथ छोटे हो सकते हैं, हाथ थोड़े लंबे हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं राइडिंग पोस्चर में। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बाइक की शेप ही मैटर करती हो। अलग अलग हाइट के, अलग अलग वेट, अलग अलग बॉडी प्रोपोर्शन के जो लोग होते हैं उनके लिए कंफर्ट अलग अलग लेवल पे आता है। लेकिन मेरे को ये बाइक अपनी जो मैंने अभी तक इस तरीके की बाइक्स चलाई हैं उनमें सबसे सही लगी है। अगर मैं इसको क्लासिक 350 या बुलेट से कंपेयर करूं तो बुलेट के जो हैंडल होते हैं वो थोड़ा नीचे आते हैं, आपके हाथ थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हैं, और उस पर आपकी पोजीशन कुछ इस तरीके की रहती है। मतलब आपका जो हाथ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, तो वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगती है। हालांकि इतनी नहीं है, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब अगर मैं आपको सही बताऊं, ये होगी छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात।
मैंने ट्रायम्फ T100 और T120 उन दोनों की भी टेस्ट राइड ली थी। और अगर मैं बात करूं उन बाइक की जो शेप है, उन बाइक का जो प्रोपोर्शन है, बिल्ड का मतलब जो डिज़ाइन है, उन दोनों बाइक से बाइक बहुत हद तक मैच करती है। अगर आप ट्रायम्फ T100 पर बैठेंगे तो उसकी राइडिंग पोस्चर इसकी राइडिंग पोस्चर से बहुत ज़्यादा मैच करती है। हालांकि वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, ऑफ कोर्स बहुत वो ज़्यादा रिसर्च के साथ बनाई गई है, लेकिन ये बाइक भी उसके नियर बाई जाती है, उससे कुछ कम नहीं कह सकते हम इसको। तो इस वजह से मेरे को इसकी राइडिंग पोस्चर काफ़ी सही लगी है। ये आपको थोड़ा सा मॉडर्न क्लासिक स्पोर्टी साइड देती है, क्योंकि अगर आप देखते हो अगर क्रूज़र बाइक होती है उसमें आपका पैर आगे जाता है यहाँ पर, ठीक है, और जो थोड़ी आपकी बुलेट है उसमें आपका पैर लगभग यहाँ पे रहता है, इसमें थोड़ा सा पीछे जाता है। और इसी में अगर आप RS लेते हो तो उसमें आपका पैर लगभग यहाँ चले जाता है, वो पूरी स्पोर्टी हो जाती है। लेकिन इसमें जो आपका पैर है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री के आसपास है और बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन ये आपको देती है। अब आपके पास बड़ा इंजन आ गया, स्पीड आ गई, अच्छी पोजीशन आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस बाइक के साइलेंसर की, क्योंकि ये बाइक जिसके साथ इस बाइक का कंपटीशन है वो है क्लासिक और बुलेट, और क्लासिक और बुलेट दोनों जानी जाती हैं अपनी आवाज़ की वजह से। इस बाइक की आवाज़ भी कुछ कम नहीं है। ये बाइक शोर नहीं मचाएगी, एक बहुत ही अच्छी सूदिंग साउंड जो है जब आप लंबी राइड पे जाएंगे, एक बहुत ही अच्छी सूदिंग साउंड आपको मिलेगी। इस बाइक की एक खास बात है इसका 5th गियर। हालांकि ये बाइक अपनी टॉप स्पीड ले लेती है 4th गियर पे। ये 4 गियर की बाइक है, इसके गियर जो हैं टॉल हैं, आपको बहुत लंबे लंबे टाइम में चेंज करने पड़ेंगे। अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो 2nd या 3rd गियर मैक्स है, आपको 4th गियर पे कभी जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो 5th गियर है, जब आप क्रूजिंग कर रहे हैं 80 की स्पीड पे, और जैसे ही आप 5th गियर डालते हैं इसके RPM एकदम से लो होते हैं, और जो इसका साइलेंसर है, जो इसके इंजन की आवाज़ है, उस आवाज़ में खनक आती है, एक बेस आता है जो कि आपको सिमिलर टू हेलीकॉप्टर साउंड लगेगा। वो अलग अलग बात है कि किसी को कैसी साउंड पसंद आ रही है, लेकिन बहुत ही सूदिंग साउंड है। हाई वाइब्रेशन नहीं है जो कि आपको थकाएं, आपके कंधे दुखा दे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी साउंड है। मैं एक बार आपको साउंड सुना भी देता हूँ। हालांकि ये वाली जो साउंड होगी वो बहुत अलग होगी, क्योंकि अभी बाइक जो है वो बेसमेंट में खड़ी है सिर्फ। पर जब आप इस बाइक को तेज़ स्पीड पे चलाएंगे तब भी ये साउंड इतनी अच्छी लगती है और आपको कोई दिक्कत नहीं देती है। और इसके अलावा जो इसमें मॉडर्न फीचर है वो है इसकी लाइट्स। इसमें आपको सब LED मिलती हैं, आगे पीछे, और आपका मेन जो हेडलैम्प है वो LED है, आपकी पासिंग लाइट जो है वो LED है। और इसका जो LED लाइट का थ्रो है बहुत अच्छा है। मैंने इसको 2 बार लॉन्ग रूट पे रात में राइड किया है। एक बार हम दिल्ली से ग्वालियर गए थे पूरी रात में, और इसकी मेन हेडलाइट का थ्रो काफ़ी था हमको आगे उतनी डिस्टेंस दिखाने के लिए जितनी की 80-90 की स्पीड पे क्रूज करते हुए ज़रूरत होती है। लाइट का थ्रो सामने होने के साथ साथ दोनों साइड भी काफ़ी ज़्यादा है, और इसके जो दोनों इंडिकेटर हैं ये हमेशा जले रहते हैं आगे वाले। जब आप टर्न लेने के लिए करते हो तब वो आगे वाला ब्लिंक करता है, पीछे वाला ब्लिंक करेगा, लेकिन जनरली जले रहते हैं। इसमें आपको हजार्ड लाइट भी मिल जाती है जिसको आप बारिश में यूज़ कर सकते हो। लेकिन इन दोनों इंडिकेटर्स की भी जो लाइट है और जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ये काफ़ी दूर से आपको दिख जाते हैं। चलिए, ये तो बात हुई खूबियों की। अब बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, क्योंकि परफेक्ट बाइक कुछ कोई भी नहीं होती है, तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने फेस की हैं। और सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है इसका फ्रंट सस्पेंशन। एज ए क्रूज़र बाइक इसका फ्रंट सस्पेंशन बहुत अच्छा है अगर आप प्लेन रोड पे चला रहे हैं। लेकिन अगर आप 60-70 की स्पीड से इस बाइक को चला रहे हैं और रोड पे आपके सामने 1 इंच का भी कुछ उठाव चढ़ाव गिराव आता है तो इसका सस्पेंशन बहुत ज़ोर से हिट करता है। ये जो सस्पेंशन है ये स्मूथ नहीं है, अच्छा है लेकिन स्मूथ नहीं है। मतलब किसी गड्ढे में उतनी आराम से आपको उतार के उतने अच्छे से उसको नहीं निकालेगा, एकदम से ठुकेगा। जैसे ही आप बाइक गड्ढे में जाएगी ऐसा आपको लगेगा, आपको जो शॉक होगा वो आपको कंधे तक, आपके मुंह तक फील होगा। अगर आप ऐसे बैठे हुए हैं और बाइक एकदम से गड्ढे में जाती है तो आपको जो शॉक है वो पूरी बॉडी में, अपर बॉडी में, पूरी बॉडी में फील होगा। अगर किसी न वजह से आप बाइक तेज चला रहे हैं
70 80 90 की स्पीड पे हैं और आपके सामने कोई ऐसे छोटा सा पॉट होल भी आता है, बड़े पॉट होल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बड़े पॉट होल में तो जाहिर सी बात है सभी बाइक में फील होगा, छोटा पॉट होल भी आता है ना, तो वो आपको फील होगा, उसका जो झटका होगा वो सस्पेंशन से लेके आपकी बॉडी तक, आपके फेस तक आपको फील होने वाला है। ये मेरे को इसमें सबसे मेन इशू लगा है कि जो इसके सस्पेंशन का फ्लो है वो इतना अच्छा नहीं है। रियर सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है, अगर आप उबड़ खाबड़ में चला रहे हैं ये बहुत अच्छा कंफर्ट आपको दे देगा, इतना ज़्यादा कुछ फील नहीं हो। दूसरी जो इसमें मेरे साथ इशू आया था वो हो सकता है सिर्फ इसी बाइक का इशू हो, वो इशू था इसके फ्यूल पंप को लेके। इशू क्या होता था, हमारी बाइक स्टार्ट है, हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो पहले भी बनाई थी, लेकिन लोग काफ़ी समझ नहीं पाए कि इशू क्या था, और अभी मैं बताता हूँ क्या इशू था। ये मेरी बाइक है, ये गियर में है और मैं इसको चला रहा हूँ, ये मैंने स्टैंड रखा है, मैं बाइक चला रहा हूँ, सामने सिग्नल हुआ, मैंने बाइक बंद कर दी। बाइक बंद करने के बाद ये कंडीशन हमारी है। अब 30 सेकंड का सिग्नल हुआ, 40 सेकंड का सिग्नल हुआ, उसके बाद मैं बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी हो जा रही है, अभी स्टार्ट हो जा रही है क्योंकि इशू दूर हो गया है। तो इशू क्या हो रहा था कि अगर हम बाइक को स्टार्ट करना चाहते हैं, बाइक स्टार्ट नहीं होती है, आपका कॉइल घूमती है लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो पाती है, फ्यूल नहीं जा रहा था, बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। उसमें होंडा वालों जहाँ से मैंने ली थी उन्होंने तो इसको फीचर बताया। तो इस स्विच के 3 काम है। पहला ये फुल कट ऑफ, बीच में आपका फ्यूल पंप स्टार्ट हो जाता है, और तीसरा आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो अब उनके हिसाब से क्या था कि अगर आपका इस पोजीशन पे है और आप स्टार्ट करने लगोगे तो स्टार्ट नहीं होगी एकदम, आपको यहाँ आना होगा मिड पोजीशन पे, 15 20 30 सेकंड रुकना होगा, फिर उसको स्टार्ट करना होगा। चलो अच्छी बात है, ये किसी तरीके का फीचर होगा, मेरे को फिर भी समझ में नहीं आता है किस वजह से है। उन्होंने एंटी थेफ्ट बोला, मेरे को समझ में नहीं आया, शायद इस वजह से हो कि अगर चोर बाइक चुरा के भाग रहा है तो 15-20 सेकंड उस पर स्टार्ट नहीं होगी, इस वजह से हो। लेकिन एज इन ट्रैफिक, अगर आप खड़े हो ट्रैफिक में या आपको किसी वजह से आप इस स्विच को इस पोजीशन पे लाना भूल गए और इसी पोजीशन पे स्विच रह गया, इस पोजीशन पे लाना भूल गए और फिर स्टार्ट कर रहे हो तो बाइक स्टार्ट नहीं होती, फिर आपको थोड़ी देर रुकना पड़ता है, फिर स्टार्ट करनी पड़ती है। तो ये एक मेन इशू मेरे को इसमें लगा। हालांकि ये इशू बाद में रिजोल्व कर दिया था सर्विस सेंटर ने, फ्यूल पंप को में कुछ इसकी सेटिंग फ्यूल पंप के थ्रू होती है, उस सेटिंग को चेंज करके वो इशू दूर कर दिया था। अब आते हैं इस बाइक के डिज़ाइन में जो एक फ्लॉ है, मतलब एक कमी है, फॉल्ट है इसके डिज़ाइन में, उसके बारे में। इस बाइक में दोनों तरफ आपको केबिन मिलते हैं, उस तरफ भी है और इस तरफ भी है। अब बाई चांस आपको मान लीजिए आपको इसमें से फर्स्ट एड किट निकालनी हो, तो फर्स्ट एड किट निकालने के लिए आपको सबसे पहले चाबी निकालनी होगी। चाबी निकाल के आपको जो आपकी लेफ्ट साइड वाला फेंडर है ये खोलना होगा। ये खोलने के बाद आप इसको साइड रखिए। यहाँ नीचे नीचे देख रहे हैं, यहाँ नीचे से आपको एक एलन की निकालनी होगी। ये चलिए, अब ये एलन की यहाँ लगानी होगी और इसको खोलना होगा। ये पेंच निकालना होगा। ये पूरा फेंडर अब निकलेगा और अब आपको एक्सेस मिलेगा आपकी फर्स्ट एड किट का, जिसमें से आप अपनी बीटाडीन मरहम पट्टी निकाल के लगा सकते हैं। अब आपकी फर्स्ट एड किट हो गई, आप इसको वापस रखिए, आप इस फेंडर को वापस लगाइए, जो कि ईजिली लगेगा नहीं। ये जब हम बाइक लेने गए थे तो जो उनके सेलर थे उन भैया पे भी ये लगा नहीं था ईजिली, तो अभी हम इसको लगा देते हैं। लग गया, ये वो वाला ऊपर से नीचे, उस साइड वाला, इसमें सिर्फ एक सिंगल नट है यहाँ पे, आई थिंक। ये इसमें हमने डाला, और ये इधर फिट हो गया। हाँ, ये मिल गया आपको होल,
इसमें आपको अपनी ये की डालनी होगी, फिर इसको कसना होगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आप वापस आएंगे। अब सबसे मेन चीज़ आपकी एलन की। ये एलन की आपको संभाल के रखनी है, क्योंकि अगर आपको अपनी गद्दी खोलनी है तो गद्दी भी आपको इसी एलन की से खोलनी होगी। ये एलन की यहाँ लग के आपकी गद्दी खुलेगी, ठीक है। हम एलन की को वापस उसकी जगह पे घुसा देते हैं। ये आपने इस साइड का फेंडर लेना है। अब इसमें भी दो नट्स हैं आपके, एक ये वाला पोर्शन आपको इसमें लगाना है, ये यहाँ जाना चाहिए, और जो इधर है वो यहाँ जाना चाहिए। अभी हम ट्राई करते हैं। ये हो गया। फिर हम की लेंगे, फिर हम इसको लॉक कर देंगे। ये लॉक हो गया। तो ये एक प्रोसेस है इसमें से फर्स्ट एड किट निकालने की। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसकी फर्स्ट एड किट जो है उस पर रिलाई मत करें। अपनी एक फर्स्ट एड किट रखें अपने साथ अलग से, जिसको आप यूज़ कर सकें इन केस अगर ज़रूरत पड़ती है। और इस बाइक की बस यही 3 कमियां हैं जो मेरे को लगी मेन, और ये वाली रिजॉल्व हो चुकी है। सस्पेंशन का कुछ नहीं हो सकता, इस डिज़ाइन फॉल्ट का कुछ नहीं हो सकता। तो ये था मेरा इस बाइक का ओवरऑल रिव्यू। चलाने में बाइक अच्छी है, काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी मज़ेदार है। आपको वीकेंड राइड्स पे काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो अब आपने बाइक तो ले ली है, अब बाइक लेने के बाद उसके खर्चे भी होते हैं, तो थोड़ा आफ्टर सेल सर्विस की बात कर लेते हैं। तो मैंने बाइक जहाँ से ली है वो गुड़गांव का टॉप लाइन शोरूम था। बाइक के वहाँ पे उन शोरूम के 2 हिस्से हैं। पहला जो है वो सेल्स वालों का है, और उसके पीछे जो है सर्विस वालों का है। सेल्स वाले बंदे बहुत अच्छे हैं, जस्सी पाजी और गुरविंदर पाजी। दोनों ने मेरी काफ़ी हेल्प की बाइक को फाइनेंस कराने में, क्योंकि मुझे फाइनेंस पे लेनी थी बाइक, मैंने कैश पे नहीं ली थी। और सेल्स वाला डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, वो लोग राइड्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। उनके साथ में 2 राइड्स में गया भी हूँ, इंडिपेंडेंस डे राइड थी और एक ऐसे ही थोड़ा फन राइड थी। लेकिन जो उनका सर्विस वाला डिपार्टमेंट है वो मेरे को इतना खास नहीं लगा, सॉरी टू से। लेकिन जो दिक्कत है वो दिक्कत एक्चुअल में है। जो सबसे पहली यही वाली जो दिक्कत थी वो उस सर्विस सेंटर पे सॉल्व नहीं हुई थी, उन लोगों को समझ में नहीं आई। उन्होंने मेरी बाइक करीब 150 किलोमीटर चलाई, रखी 2 दिन, लेकिन सॉल्व नहीं कर पाए। उससे अलग जब मैं पहली सर्विस कराने गया था, जो कि पहली 3 सर्विस फ्री होती हैं, तो उन लोगों ने मुझसे चेन क्लीनिंग और चेन ल्यूब करने के 500 रुपये लिए। सॉरी 500 नहीं, 500 प्लस 250, 750 रुपये लिए, जिसमें 500 रुपये का उनके हिसाब से ल्यूब लगा था इसमें, ल्यूब और क्लीनिंग एजेंट, और 250 रुपये उस चीज़ के उसको लगा अप्लाई करने के, से मतलब कि 750 रुपये सिर्फ चैन को क्लीन करने के। और मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, हालांकि हो सकता है लगते हो इतने रुपए, लेकिन मेरे हिसाब से कोई जस्टिफाइड अमाउंट नहीं है 750 रुपये किसी बाइक की चेन को क्लीन करने के लिए। तो जो आपका ल्यूब्रिकेंट लगा है उसकी कॉस्ट मान ली, लेकिन उसको लगाने की कॉस्ट भी, खैर छोड़ो। मैंने फिर दोबारा वहाँ से सर्विस नहीं करानी है मैं, क्योंकि काफ़ी सर्विस सेंटर हैं इसके दिल्ली में। तो दिल्ली में तो ओखला में है, लाजपत नगर में है, शाहदरा, कड़कड़दुमा, काफ़ी सर्विस सेंटर है, हम कहीं से भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके शहर में एक ही सर्विस सेंटर है और वो अच्छे से बिहेव नहीं करता है तो थोड़ा रह जाता है। एक और चीज़ जो मैं भूल गया था वो है इसका फ्यूल टैंक, जो कि काफ़ी बड़ा है। इसमें आपका कंपनी बोलती है 17 लीटर तेल आएगा, लेकिन मैंने इसमें 17 लीटर से ज़्यादा भरा है, या तो फ्यूल पंप पेट्रोल पंप वाले ने ज़्यादा डाल दिया होगा। तो इसमें करीब 18 साढ़े 18 लीटर तक तेल आया था एक बार जब मैंने इसको फुल कराया था, इसमें कोई तेल नहीं था। और इसका एवरेज जो मैं आपको दिखाऊं अभी तक का, ये देखिए मेरी ट्रिप ए जो है वो 332 किलोमीटर की हुई है, और इसमें ट्रिप ए का जो एवरेज है वो है 37, यानी कि 332 किलोमीटर में इस बाइक ने 37 किलोमीटर पर लीटर का जो एवरेज है वो दिया है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सही एवरेज है ऐसी बाइक्स के लिए। इसको हम गलत नहीं कह सकते। और ये मिक्स राइड है, इसमें कोई हाईवे क्रूजिंग नहीं है, खाली मैं दिल्ली शहर में भी चलाता हूँ, दिल्ली से बाहर भी मैंने इस बाइक को चलाया है। तो ये मिक्स है, तो फिक्स वाला नहीं है कि मैंने सिर्फ हाईवे पे चला के ये एवरेज निकाल रहा हूँ। तो इसका एवरेज काफ़ी अच्छा है। मैं जो ऑयल यूज़ करता हूँ एक्स्ट्रा प्रीमियम 95 यूज़ करता हूँ जनरली,
जैसे दिल्ली में अवेलेबल हो जाता है, बाहर कहीं अवेलेबल नहीं होता, तो वो अलग बात है। तो मेरा फाइनल कंक्लूजन यही है कि अगर आप इस तरह की कोई बाइक चाह रहे हैं तो हाइनेस एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है जिस पर आप जा सकते हैं। हालांकि जो आपका रॉयल एनफील्ड का फैन बेस है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो क्योंकि क्लासिक्स बाइक्स में ज़्यादा नहीं आती है आपकी। एक ये आती है, एक आपकी रॉयल एनफील्ड क्लासिक आती है, और एक बुलेट आती है, या फिर जावा में आती है, 42 बोबर आती है। लेकिन जावा और एचडी में जितनी बाइक हैं वो स्पोर्टी साइड ज़्यादा हैं, बहुत लो बाइक हैं, पैर पीछे की तरफ रहते हैं। तो ये बाइक बहुत सॉलिड है, बहुत सही है। इसका वजन लगभग 180 किलो है, काफ़ी रिजिड फील होती है आपको, लेकिन भारी फील नहीं होती है। ये बाइक बिल्कुल भी आपको भारी फील नहीं होगी। आप इसको आराम से उठा सकते हैं, झुका सकते हैं, चला सकते हैं, आपको ऐसा कोई फील नहीं होगा इसमें। स्टैंड पे लगाना भी इसको कोई ऐसी खास बात नहीं है, आराम से लग जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चंस हैं या कोई ऐसी बात है जो आप बताना चाहते हो या शेयर करना चाहते हो तो फील फ्री टू कमेंट, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कट कर दे भाई।